हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भगवती पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग 12th फिजिक्स के डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं और ये लेक्चर जो है ये है हमारी उस डेरिवेशन की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कवर करने वाले हैं हमारा सेकेंड चैप्टर मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट सेकेंड। ठीक है, जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट फर्स्ट मतलब हमने कुछ 5 से 6 डेरिवेशन पिछले लेक्चर में कर लिए थे और रिमेनिंग 5-6 डेरिवेशन जो अब बचे हुए हैं सेकंड चैप्टर के, वो हम यहां करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, आपको मैंने 2-3 बातें बताई हुई हैं। पहली चीज कि ये जो चीजें हैं आपकी जो भी चल रही हैं, ये डेरिवेशन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको 2 जगह मिल सकती है। एक तो आप देख सकते हैं आपका कक्षा 13 का टेलीग्राम चैनल, कक्षा 13 का टेलीग्राम चैनल देखें। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप देखेंगे तो एक बेनिफिट होता है कि टेलीग्राम पर आपको प्रीवियस में जो हमने वीडियोस, प्रीवियस में जो हमने लिंक और प्रीवियस में जो हमने डॉक्यूमेंट या फोटो शेयर किए हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। वहीं पर आप अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये ओपन फॉर ऑल है। ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है, इस ग्रुप का नाम मैंने रखा है फिजिक्स बाय भव्यदीप। ठीक है, फिजिक्स बाय भव्यदीप सर। ठीक है, तो आप इसका लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप अपने मोबाइल में उससे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी आपको डेली की अपडेट्स और फिजिक्स के जो नए वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं और जो डेटा है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेकंड चैप्टर का डेरिवेशन का सेकंड वाला पार्ट। राइट, चलिए अभी एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन से डेरिवेशन कवर कर लिए हैं। पहली अगर हम बात करें तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा, जिसकी वैल्यू या जिसका जो डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है क्या होता है, तो इट इज V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। जिस डिस्टेंस पे आपको निकालना होगी वो डिस्टेंस r होगी। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है। राइट, देन उसके बाद हमने सेकंड डेरिवेशन जो पढ़ा था, उस सेकंड डेरिवेशन की बात करेंगे। सेकंड डेरिवेशन में हमने क्या पढ़ा है, हमने यहां पर 3 डेरिवेशन एक साथ किए थे। हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना था डाइपोल के थ्रू। एक जो डाइपोल होगा उससे पोटेंशियल निकालना है 3 पॉइंट पर। पहला हमने कौन सा पॉइंट कंसीडर किया था, पहला पॉइंट हमारा है एक्सियल पॉइंट, है ना। हम लोग एक्सियल पॉइंट पर फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल की वैल्यू डाइपोल के थ्रू। दूसरा जो है वो है आपका इक्विटोरियल पॉइंट। दूसरा कौन सा है आपका, इक्विटोरियल पॉइंट। इक्विटोरियल पॉइंट पे कितना होता है, और देन उसके बाद हमने बात की थी तीसरा जो हमारा एट एनी पॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं जनरल पॉइंट, है ना। क्या बोलते हैं, जनरल पॉइंट। आप कहीं पर भी रख दीजिए, वहां पर आपको ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए अगर हम देखें एक्सियल पॉइंट से स्टार्ट करते हुए, तो एक्सियल पॉइंट जो है यहां पर आपका पोटेंशियल कितना आता है, तो पोटेंशियल जो आता है वो आता है kp बाई आर स्क्वायर। कितना आता है, kp बाई आर स्क्वायर। ठीक है, देन हम इक्विटोरियल पॉइंट की बात करते हैं, तो यहां पर जो पोटेंशियल होता है इक्विटोरियल पॉइंट पर, वो पोटेंशियल 0 होता है। कितना होता है, 0। और जो एनी जनरल पॉइंट या एनी पॉइंट पर आता है, उस पर जब हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है v इक्वल्स टू kp cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। राइट, तो ये आपको पॉइंट्स रिमेंबर, मतलब आपको बिल्कुल डायरेक्टली याद होना चाहिए, आपको लर्न करके रखना है इन पॉइंट्स को। ये डेरिवेशन के जो फाइनल रिजल्ट आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट, चलिए देख लेते हैं एक बार। हम लोग एक्सियल पॉइंट की जब बात करते हैं तो एक्सियल पॉइंट का जो रिजल्ट आता है वो आता है kp बाई आर स्क्वायर। देन हमारा होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। फिर हमारा क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। ये पॉइंट आपका इक्वेटोरियल पॉइंट है जिसे, तो यहां पर हमने फाइंड आउट किया था कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। फिर हमारा आता है एट एनी पॉइंट मींस जनरल पॉइंट, कहीं पर भी स्पेस में रखा हुआ होगा पॉइंट, इस पे पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर जो पोटेंशियल बनता है वो बनता है k p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद जो हमने निकाला था, हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। ये रिलेशन किस किस के बीच में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में है। और रिलेशन आपको डायरेक्टली याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इट इज गिवन बाय माइनस ऑफ dv बाई dx। हमने जो फाइंड आउट किया था वो dv बाई dx फाइंड आउट किया था, क्योंकि हमने डिस्टेंस कितना लिया है, dx। यही डिस्टेंस अगर आप dr ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, dr, तो यहां पर आप dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dr भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये रिलेशन है E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। एक छोटी सी हिंट करना चाहूंगा कि वाई द माइनस इज कमिंग हियर, है ना। ये जो माइनस है ये यहां पर आने का इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो नेगेटिव साइन जो है ना यहां पर, ये नेगेटिव साइन जो आ रहा है सिंबल, इसका क्या सिग्निफिकेंस है नेगेटिव साइन का। तो याद रखना नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेट करता है कि अगर आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा।
देखो आप इमेजिन करो कि आपने ये वाला पॉइंट याद किया हुआ है, E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx। अब पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, v2 माइनस v1, है ना। पोटेंशियल अगर इंक्रीज होता जा रहा है तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, पूरी बढ़ती जाएगी। ये वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मतलब पॉजिटिव में भी ये इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर माइनस के सिंबल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डिक्रीज होगा। समझ गए। तो हम यहां से बोलते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज वेयर in the direction where potential increases. Electric field decreases where the potential increases, या in the direction where potential increases। ये यहां से आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए देन इसके बाद ये रिलेशन है आपका E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx। फिर हमने यहां पर बात की थी एक बड़े मेजर टॉपिक की जो थोड़ा डिफिकल्ट भी है ना, इजी भी है और डिफिकल्ट भी है। एक बार समझ में आ गया तो बड़ा इजी है। हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की है और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज निकाला था हमने, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस जब आप फाइंड आउट करते हैं तो आपको दो केस मिलते हैं, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक आपका ये केस होता है, और एक जो होता है जहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ये हमने दो अलग अलग केसेस लिए थे और हमने ये बताया कि यहां पर प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए फाइंड आउट करो, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, एक्सटर्नल फील्ड है, तब फाइंड आउट करिए। ये आपके केसेस जो हैं, आपने यहां पर जब सॉल्व किया तो यहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, इसलिए आपका जो पोटेंशियल वैल्यू आ रही है या पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यूज आती हैं वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। ये ठीक है। ये फर्स्ट चार्ज के लिए हमेशा क्या होगी, फर्स्ट चार्ज के लिए हमेशा 0 होती है। फिर टू चार्ज सिस्टम अगर होता है आपके पास तो टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आती है k q1 q2 बाई r12। देन उसके बाद अगर आपके पास 3 चार्ज सिस्टम होता है तो उसकी फाइनल वैल्यू जो आपको दिखाई देती है वो ये रही, पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाई r1 r2, q2 q3 बाई r23 और q3 q1 बाई r13। ठीक है। देन आपके पास आता है नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन जिसमें हमने एनर्जी की बात की है, और एनर्जी किस लिए, एक्सटर्नल फील्ड की एनर्जी की बात की है। तो ये आपके पास एक्सटर्नल फील्ड जब होता है तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, सिंगल चार्ज के लिए आपने निकाला Q इंटू वी। जब दो चार्जेस आपके पास आ जाते हैं, टू चार्ज सिस्टम होता है, तो फाइनल एनर्जी ये हो जाती है। हमने कल प्रीवियस वाले वीडियो में यहां तक देखा था, ये आपका एक रीकैप था। ठीक है। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये सेक्शन हमारा जो है एक तरीके से ये हमारा चैप्टर का सेकंड वाला पार्ट ही है, जिसमें हमें कैपेसिटर के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें हमें कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें अभी फिलहाल में तो हमें केवल स्पेशली जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बहुत फोकस किया जाता है, और उसी से मेनली क्वेश्चन भी आते हैं और उसी के न्यूमेरिकल भी आते हैं, उसी के डेरिवेशन भी आते हैं। तो जो हमने पहला पॉइंट यहाँ पर लिया है वो है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पूरी ABCD कंप्लीट करने वाले हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ऐसी सभी बातें, एनर्जी कितनी होती है और इनके कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, वो सारी बात यहां पर करेंगे। चलिए तो सबसे पहले आप इस हेडिंग को ध्यान रखेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या याद रखेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब थोड़ा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैं आपको बनाकर बताता हूं। देखिए क्या होता है, एक ये ले लीजिए, एक सेकेंड, एक ये आपकी प्लेट ले लीजिए और एक ये प्लेट ले लीजिए। ठीक है। प्लेट का मतलब होगा यहां पर आपके पास शीट्स, है ना, आपके पास मेटेलिक शीट होंगी। क्या होंगी, मेटेलिक शीट होंगी। आपने इस पहली वाली शीट को प्लस क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, प्लस क्यू चार्ज सप्लाई किया। दूसरी वाली को जब यहां प्लस क्यू भेजोगे तो यहां पर, एक सेकेंड, इन सभी जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक है। इन सभी जगह पर आपको पूरा प्लस क्यू दिखाई देगा। ये प्लेट पूरी जो होगी वो किस पर आ गई, पॉजिटिव चार्ज पर आ गई। जब ये प्लेट प्लस पर आ जाएगी तो इसके पास वाली जो प्लेट रखी है, इसके जस्ट पास में जो प्लेट रखी है, उस पर से नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे। नेगेटिव चार्ज को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो यहां पर इस साइड, है ना, जिस साइड आपका पहली प्लेट पर प्लस है, उधर ही दूसरी प्लेट पर जो है वो क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब जब सारे नेगेटिव चार्जेस इस साइड आ जाएंगे, है ना, अट्रैक्ट कर लेगी तो अपनी ओर आ जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज किधर चले आएंगे, अपोजिट साइड। मतलब यहां पर सभी क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। यहां पर सारे कैसे चार्जेस आने वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज आने वाले हैं। अब जब यहां से पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे तो फिर भी देखा जाए तो ये प्लेट जो है अभी तो न्यूट्रल है, क्योंकि इधर नेगेटिव है और उस साइड पॉजिटिव। तो आप यहां पर एक काम करते हैं, इस प्लेट को, सेकंड वाली प्लेट को आप ग्राउंडेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड।
जैसे ही आप इसका ग्राउंडिंग करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये सारे पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो कहां चले जाते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, हायर पोटेंशियल। और ये जो आप अर्थिंग करते हैं तो अर्थ का जो आपने पोटेंशियल कल पढ़ा है, अर्थ का पोटेंशियल हम आपको बता चुके हैं कि आप कंसीडर करते हैं जीरो। तो हायर पोटेंशियल से सारे चार्ज जो होंगे वो अर्थ पर चले जाएंगे और इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज रह जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या है, लोअर पोटेंशियल को इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो कुछ ये जो डायग्राम मैंने बनाया उसी तरीके का डायग्राम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये जो दिख रही हैं आपको ये प्लेट्स हैं, ये क्या हैं, ये प्लेट्स हैं। ठीक है, ये एक प्लेट हो गई और एक प्लेट हो गई आपकी ये। तो आपने कहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या कहा आपने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये रहा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, अब इसमें आपने ये मान लिया कि ये आपकी प्लेट नंबर 1 हो गई है और मैंने यहां पर मार्क किया हुआ है, वैसे ये आपकी प्लेट नंबर 1 हो गई और ये आपकी प्लेट नंबर 2 हो गई। ठीक, 2-3 बातें ध्यान रखेंगे। दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लिखते हैं डी, है ना। द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स जो है, जो सेपरेशन बिटवीन प्लेट है वो कितना है, स्मॉल डी है। दोनों प्लेट्स का जो एरिया अगर हम बात करें, दोनों प्लेट के अगर एरिया की बात करें तो इसको हम बिल्कुल सिमिलर एग्जैक्ट सेम लेते हैं और वो होता है, हम लोग उसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। फिर हम बात करते हैं कि जब मैंने पहली वाली प्लेट को प्लस चार्ज सप्लाई किया, क्या किया, प्लस चार्ज इसको जब सप्लाई किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, सभी पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये सब क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं। जब यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं तो दूसरी वाली प्लेट पर ड्यू टू इंडक्शन यहां पर या अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज से क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेंगे, है ना, पॉजिटिव जो होंगे वो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो बाकी फिर आपको ये मैंने फंडा समझा दिया एक कैपेसिटर का। अब यहां देखिए जो पॉजिटिव चार्ज हैं, जो पॉजिटिव चार्ज आपके हैं उसको हमने कहा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, प्लस की सिग्मा। और जो नेगेटिव चार्ज हैं उसको हमने कहा सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, यहां लिखा हुआ है माइनस सिग्मा। समझ गए। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, कल एक जगह फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज दी चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको नेगेटिव अगर हुआ, चार्ज अगर नेगेटिव हुआ तो आप नेगेटिव चार्ज बाई एरिया लिखेंगे, तो यहां पर आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। समझ गए। क्योंकि सेकेंड वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज पर थी इसलिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने नेगेटिव ली है। फर्स्ट वाली प्लेट पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर आपने क्या लिया है, पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर है। अभी हम पढ़ रहे हैं, हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फाइंड आउट करना है। ठीक है, बट ये पहले डायग्राम समझ में आए, तो ये कोशिश थी कि आप डायग्राम समझें। इस तरीके से आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है। अगर डेरिवेशन आता है तो आपको इतना पूरा इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम बड़ा स्ट्रेट है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट डायग्राम है नहीं, इजीली कवर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं आप इसको, है ना। बाकी सारी चीजें आपको यहां पर इस नोट्स में मिल ही जाएगी, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस डेरिवेशन को किसके लिए कर रहे हो आप, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। किसके लिए कर रहे हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकलेगा। ठीक, चलिए, डायग्राम बिल्कुल क्लियर है। ये आपका प्लस सिग्मा है और ये आपका माइनस सिग्मा है। ठीक, अब यहां पर अगर आप नोटिस करें तो आपको पूरा ये जो लिखा हुआ यही लिखा है, देयर आर टू प्लेट आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस डी एंड द एरिया ऑफ बोथ प्लेट इज सिमिलर एंड इक्वल्स टू ए, है ना। प्लेट नंबर 1 गिवन, एरिया यहां लिखा भी है, प्लेट नंबर 1 गिवन पॉजिटिव चार्ज सो दैट देयर इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी और पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज देयर विल बी नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट नंबर 2। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है। अब यहां पर आपको एक चीज देखना है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आपको यहां पर 1 दिखाई दे रहा है ना। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 2 और एक जो पॉइंट नहीं दिख रहा है वो मैं यहां बोल देता हूं, जो बिटवीन प्लेट्स है, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। एक्चुअल में हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा रीजन नंबर 1 है। ये हमारा कौन सा है, रीजन नंबर 1। ये हमारा क्या है, रीजन 2। ये हमारा रीजन 2 है और ये जो है ये है रीजन 3। ये क्या है, रीजन 3। क्लियर।
अब हमें पोटेंशियल एक्चुअल में क्या करना है, एक्चुअल में हमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और हमें इसका कैपेसिटेंस बताना है। कैपेसिटेंस के लिए एक फॉर्मूला आप बिल्कुल ध्यान रखें, Q इक्वल्स टू CV। क्या याद रखें? Q इक्वल्स टू CV। कैपेसिटर में ये फॉर्मूला बहुत पॉपुलरली यूज होता है। ठीक, कैसे डिराइव करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम लोग यहां पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर बताना है कि रीजन 1 में और रीजन 2 में, इन दोनों रीजन में कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है। कैसे बताएंगे? आप याद करिए, गॉस थ्योरम का जब एप्लीकेशन करा था आपने, तो आपने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट ली थी। इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए आपने किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यहां पर आपने क्या कंसीडर किया था, एक आपने सर्कल, मतलब आपने सिलेंडर कंसीडर किया था। ठीक है, उस सिलेंडर की वजह से आपने, या सिलेंडर इस शीट की वजह से इस पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो कितना आया था? वो आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आया था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर अ सिंगल प्लेट। अब हमारे यहां पर प्लेट कितनी है? 2 प्लेट है। 2 प्लेट होंगी और 3 रीजन बनेंगे। कितने रीजन बनेंगे? फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड रीजन। 3 रीजन बन रहे हैं, 2 प्लेट है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं उसकी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी यहां पर दे देता हूं। देखिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो जान गए अब, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर मैं रीजन नंबर 1 की बात करता हूं तो रीजन नंबर 1 पे यहां पे प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? इधर की तरफ। ठीक, और क्योंकि ये वाली प्लेट नेगेटिव पे है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। अब दोनों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आया? प्लस की वजह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आया? नेगेटिव की वजह से। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप देखेंगे तो जो आपका रीजन 1 में जो ई नेट निकलेगा, ई नेट, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट निकालोगे, प्लस और माइनस, एक तरफ क्या हो रहा है? प्लस, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब रीजन नंबर 1 में आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, राइट? रीजन नंबर 2 की बात करेंगे तो यहां पर देखो, इस पॉइंट पर या रीजन नंबर 2 में कोई पॉइंट पर नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से अवे। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे ये हुआ था। ठीक, तो रीजन 1 और रीजन 2 में आपको बताना है कि देयर विल बी नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और देयर विल बी नो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 3 की जब बात करेंगे तो रीजन नंबर 3 को देखो, 3 बड़ा आसान है, इसको देखते हैं। रीजन नंबर 3 में आप क्या देखेंगे कि प्लस से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता है? नेगेटिव की तरफ। प्लस से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाता है, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। और नेगेटिव पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता है? नेगेटिव पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव पे जाता है। मतलब अगर मैं नेगेटिव की तरफ बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर आएगा? टुवर्ड्स नेगेटिव। तो जरा आप देख पा रहे हैं यहां पर कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव के लिए अवे और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स, है ना? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रीजन नंबर 3 जो आपने बनाया है, इस रीजन नंबर 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से भी ऐड हो जाएगा और माइनस की वजह से भी उधर ही डायरेक्शन में आ रहा है। और अगर आप इसको सम करेंगे, इसको लिखेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जब 1/2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? तो इसी तरीके से हमने डिराइव किया हुआ है। जरा देखेंगे आप, वी हैव 3 डिफरेंट रीजन, है ना? वी हैव 3 different region near plates, that is 1 and 2 and 3, है ना? In outer region 1 and outer region 2 there will be no net electric field. ठीक, but between the plate 1 and plate 2 there will be net electric field which is equals to sigma upon epsilon naught, जो अभी मैंने आपको निकाल कर भी बताया। कितना होगा? तो अरे यार, ठीक है, तो कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो वही हमने यहां पर लिखा है कि जो हमारा रीजन जो होगा प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच का, वहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो सिग्मा को आप लिख सकते हैं Q बाई ए। सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं? Q बाई ए। तो ये आपका हो गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब जब हमें पता है कि एक रिलेशन होता है E बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स या डी आर,
दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस को मैं मान लेता हूं क्या कि वो V है, और दोनों प्लेट की जो डिस्टेंस जो है वो मैं मान लेता हूं मैंने कंसीडर की हुई है D। अब यहां पर थोड़ी देर के लिए इस माइनस सिंबल को अगर रिमूव करें हम लोग तो हमारे पास एक रिलेशन आता है E इक्वल्स टू V अपॉन डी, E इक्वल्स टू V अपॉन डी। यहां से पोटेंशियल की वैल्यू निकालिए तो क्या वो E इंटू डी हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स कितना है, अभी हाल हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और D का आपने D लिख दिया। तो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आई है QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। आपको थोड़ी देर पहले मैंने कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला बोला, रिमेंबर Q इक्वल्स टू CV, क्या कहा था, Q इक्वल्स टू CV। अब V की वैल्यू ये रही, यहां पर ले जाकर रखिए V की वैल्यू, तो आपके पास Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C इंटू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप यहां D कहां गया, इंटू D, Q से Q कैंसिल आउट, तो क्या मैं बोल सकता हूं C को, इसको ऊपर लाइए, D नीचे आ जाएगा, तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई D, ए एप्सिलॉन नॉट बाई D, और यही आपको प्रूफ करना था। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर या ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई D, याद रहेगा ये। यहीं से आपको एक पॉइंट और मैं बता देता हूं जो ऑब्जेक्टिव, वाइवा और फाइनल पेपर में आ सकता है, सभी जगह इंपॉर्टेंट है। पॉइंट याद रखिएगा, अगर हम लोगों को फाइनल फॉर्मूला मिला है वो क्या मिला है, वो मिला है C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट टाइम डिवाइडेड बाई D। अब C जो है ना वो प्रोपोर्शनल दिख रहा है A के, एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट। C जो है वो प्रोपोर्शनल दिख रहा है 1 अपॉन D के, तो C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के है और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है। तो एज एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, एज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। याद रखना, दो प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट जितनी बड़ी होंगी कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, और प्लेट जितनी ज्यादा पास में होंगी कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, या जितनी दूर होंगी कैपेसिटेंस उतना कम होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर होते हैं, फैक्टर भी आप याद रखें। अब आप नोटिस करिए, आपने C का जो फॉर्मूला निकाला है वो क्या निकाला है, वो निकाला है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये निकाला फॉर्मूला आपने। यहां पर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट। और हमने क्या कंसीडर किया था कि जो दोनों प्लेट्स हैं, ये प्लस वाली और ये जो है ये माइनस वाली, इनके बीच में अभी एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस है। पर मान लीजिए कि आपने इनके बीच में कुछ फिल कर दिया, आपने जो कैपेसिटर बनाया उस कैपेसिटर के अंदर आपने कुछ फिल कर दिया, मतलब आपकी एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, इसके अंदर आप एक कोई मटेरियल फिल कर देते हो। क्या फिल कर देते हो, मटेरियल, और उस मटेरियल का जो है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है, ये वाली प्लस वाली प्लेट है और ये वाली माइनस वाली। तब इसका जो C होगा, जो इसका न्यू कैपेसिटेंस होगा, है ना, वो कितना होगा या क्या चेंज होगा, वो हम अगले डेरिवेशन में करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब आपको यहां पर एक इफेक्ट देखना है, और वो इफेक्ट किसका है, तो आप इफेक्ट कहेंगे कि वो है इफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक का। किसका, डाई इलेक्ट्रिक का इफेक्ट है किसके ऊपर, कैपेसिटेंस के ऊपर। डाई इलेक्ट्रिक का इफेक्ट है कैपेसिटेंस के ऊपर। ठीक, चलिए, तो आपने क्या किया, डायग्राम थोड़ा सा नोटिस कर लीजिए। सबसे पहले आपके पास ये जो था, ये तो क्या था, ये कैपेसिटर था। ये क्या था, ये कैपेसिटर की प्लेट, ओरिजिनल प्लेट, जिसका आपने पहले से बताया हुआ है कि एरिया कितना है, ए है। अगर ये प्लस है तो इसके ऊपर सिग्मा भी कितना है, प्लस सिग्मा है। ठीक, और अगर ये वाली प्लेट दूसरी वाली नेगेटिव है तो इसका एरिया कितना है, ए है, और इन दोनों की ये जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो नेगेटिव सिग्मा है। ठीक, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें, नोटिस करें, तो वो दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितने का है, तो वो है स्मॉल d का, एज ऑलवेज जो हमने लिया था। अब हमें बस एक काम यहां करना है, हमें क्या करना है, इसके अंदर एक मटेरियल फिल कर देना है। जो मटेरियल है वो है आपका डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। समझ में आई बात? ठीक, ये आपने फिल कर दिया। इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। ठीक, जब आप इस पर प्लस लगाएंगे, पहली वाली बाहर वाली प्लेट पर प्लस लगेगा, तो प्लस किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। तो यहां सभी क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे, ये सभी क्या आ जाएंगे, नेगेटिव।
और जब यहां नेगेटिव आएगा तो यहां पर सभी कौन आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, ये सभी आपके कौन हो जाएंगे, पॉजिटिव। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो नेगेटिव चार्ज आए हैं यहां पर, तो एक आपको ये पोलराइजेशन हो गया, एक्चुअल में इसको क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। किसका पोलराइजेशन हुआ है ये, तो पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल, पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल, जो आपने मटीरियल फिल किया ना उसका पोलराइजेशन हुआ है। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दीजिएगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किधर जा रहा था, वो इधर जा रहा था, इसीलिए इस पे पोलराइजेशन हुआ, प्लस से माइनस जाता है ना, प्लस से माइनस, इसलिए यहां पर पोलराइजेशन हुआ है। ठीक, जब पोलराइजेशन हो जाएगा तो ये वाला एंड, ये वाला एंड ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंड, क्योंकि इस पे सभी नेगेटिव आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर मेरा नेगेटिव ऑफ सिग्मा पी हो जाएगा, पोलराइज्ड है ना, और सिग्मा क्या है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि इस वाले सेक्शन पे नेगेटिव आया है। यहां पर जब हम ध्यान दें तो ये सब पॉजिटिव है, ये सब क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होंगे तो मैं बोल सकता हूं कि ये पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपको स्टोरी मिल रही है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप इस वाली प्लेट पर पूरा इतने पर है ना, आप मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख के दो, तो ये प्लस और ये माइनस, तो क्या मैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी लिख सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। सिग्मा किसका था, ये प्लस सिग्मा इसका है ना, ये प्लस सिग्मा, और आपका जो ये पार्शियल जो आपका सिग्मा आया है वो सिग्मा पी नेगेटिव का है, तो आप लिख सकते हैं प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अगर आपसे दूसरे एंड पर पूछा जाए कि नेट लिखकर बताइए, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं नेट इसका कि ये जो है आपका प्लस का सिग्मा पी है और पहले क्या था, नेगेटिव सिग्मा था, तो ये नेगेटिव सिग्मा, ये आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी नेट, जब आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तब। अदरवाइज आपको पता है डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं करने पर आपका जो आंसर है वो डायरेक्टली हो जाता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है तब की स्थिति है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया तो ये बहुत अलग चीज जा रही है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने लिखी है कि कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द फलाना ठिकाना एंड, ये सब कुछ है ना, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अब इसके मेन डेरिवेशन की, किसकी बात करेंगे, मेन डेरिवेशन। क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको समझा दी कि कितनी होगी, तो माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा पी और सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये हो गई अपनी। अगर वैक्यूम होता या फिर यहां पर एयर होती या फिर यहां पर क्या होता है, फ्री स्पेस होता है ना, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में इनमें से कुछ होता है तब आंसर ये निकलते हैं, क्या हमने अभी जो डिराइव किया हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सिग्मा या ए सिग्मा नॉट बाई डी, जब क्या हो, एयर हो या वैक्यूम हो। अब हमने जब यहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किया है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने से जो E होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक, क्योंकि देखो E क्या होता है, E होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने एक प्लेट के लिए निकाला था। अब पैरेलल प्लेट है तो यहां पर प्लेट कितनी हो जाएंगी, दो प्लेट हो जाती हैं, तब हम आंसर क्या निकालते हैं, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब दो प्लेट हो जाती है तो हमारा आंसर ये निकलता है। अब यहां पर हमारे पास दो प्लेट तो हैं, लेकिन उनका जो इफेक्टिव सिग्मा बचा है वो कितना बचा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और नीचे तो आपका एप्सिलॉन नॉट आ ही रहा था। ठीक है ना। चलिए, अब पोटेंशियल क्या होता है, हमने अभी देखा था कि E बराबर V बाई डी, मतलब V बराबर क्या हो गया, ED। E की वैल्यू यहां से रख दीजिए यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्या आप ये भी जानते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक सिग्मा है और एक सिग्मा माइनस सिग्मा पी है। ठीक, मुझे एक बात बताइए कि अगर आपने सिग्मा बढ़ाया, क्या किया, अगर आपने सिग्मा बढ़ाया तो क्या सिग्मा पी भी बढ़ेगा, हाँ सिग्मा पी भी बढ़ेगा। सिग्मा बढ़ाओगे तो सिग्मा पी भी बढ़ता है, पर होता यह है कि सिग्मा पी को जैसे मान लीजिए आपने यहां पे 5 किया, तो सिग्मा को 5 किया तो सिग्मा पी आएगा 1, सिग्मा पी को आपने अगर 7 कर दिया तो ये आ जाएगा 1 चलो एक काम कर, ठीक है 1.5, और अगर आपने यहां पर इसको 10 कर दिया तो ये हो सकता है कि हो जाए 2। कौन, सिग्मा पी की बात कर रहे हैं ना। इंक्रीज तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इंक्रीज होगा। जरा ध्यान से देखो इन दोनों का डिफरेंस, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अगर निकालना है तो यहां कितना आया, यहां आया 4, यहां कितना आ रहा है 4।
इन दोनों को देखो, ये कितना आया, ये आया 5.5, कितना आएगा 5.5। यहां अगर आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8। ठीक, देखो हुआ ये था कि जब आप सिग्मा को इंक्रीज कर रहे थे तो सिग्मा पी जो है वो भी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन सिग्मा माइनस सिग्मा पी भी देखेंगे तो वो भी तो इंक्रीज होते जा रहा है। आई बात समझ में? मतलब जब आप सिग्मा इंक्रीज करोगे तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी भी इंक्रीज होगा। ये मैं समझाना चाह रहा था कि सिग्मा इंक्रीज करने से सिग्मा माइनस सिग्मा पी भी इंक्रीज होता है। चलो, अगर ऐसी बात है कि ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी भी इंक्रीज होता है तो उसको थोड़ा सा यहां समझते हैं कि इंक्रीज होने से होगा क्या। सिग्मा माइनस सिग्मा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के, सिग्मा ज्यादा तो ये भी ज्यादा। अब एक कांस्टेंट आता है तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल्स टू जो है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट 1/k होता है। कितना होता है? 1/k। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिग्मा बाई के, यहाँ पे सिग्मा बाई के हो गया। ठीक, के क्या है? जो अभी हमने कहा था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो अभी डिसाइड करके आ रहे हैं हम अपने, जो इंसर्ट किया है हमने। अब आपके पास ये क्या हो गया? पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना हो गया? तो पोटेंशियल होता है, आपको पता है कि V इक्वल्स टू ई बाई डी, ई इंटू डी होता है, ई इंटू डी। अब E का फॉर्मूला आपका निकलेगा, कितना निकलेगा? सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। करेक्ट। अब सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं? सिग्मा माइनस सिग्मा पी को आप लिख सकते हैं सिग्मा बाई के। तो इस सिग्मा बाई, सॉरी ये ऊपर वाला सिग्मा माइनस सिग्मा पी को आप लिख दें सिग्मा बाई के। बचा क्या आपके पास? डी और ये एप्सिलॉन नॉट, तो ये डी और ये एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं बोल सकता हूँ कि सिग्मा क्यू बाई ए होता है, सिग्मा क्यू बाई ए होता है, फिर के कहाँ, सॉरी क्यू बाई ए होता है, ये रहा के आपका और ये रहा डी और ये रहा एप्सिलॉन नॉट। क्या ऐसा आ गया आपके पास कि आपका जो पोटेंशियल है वो कितना आया? वो आया क्यू इंटू, सॉरी Q इंटू डी अपॉन ए इंटू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब आपको और क्या पता है? आपको पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है? CV। ठीक, इस V की वैल्यू यहां रख दो और C की निकाल लो। चलो, ये रहा, है ना। हम जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है? CV। हम जानते हैं Q इक्वल्स टू CV। C की वैल्यू निकाल लो, कुछ इस तरीके से निकल जाएगी C की वैल्यू, तो हो जाएगा Q बाई V। अभी V की वैल्यू निकाली थी हमने, ये रही, तो Q से Q कैंसिल आउट, ये ऊपर चले आएगा। तो ये देखिए ऐसा बनेगा, K ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हुआ ये, तो अब K को अलग कर दीजिए, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी करेंगे तो ये वाली टर्म तो फिर से क्या है? ये एयर के लिए था, और आगे कौन आ गया? K आ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि C जो होगा वो K टाइम्स ऑफ C नॉट। मतलब यहां पर कब? जब डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल था, यहां पर क्या था? डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। ठीक, और ये कब? जब वो वैक्यूम में रखा था या एयर में रखा था। ये वैक्यूम या एयर वाला केस है। समझ गए बात? तो आपको याद रखना है कि ये आपका जो कैपेसिटेंस जो होता है, वो कैपेसिटेंस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मल्टीपल के बराबर बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज। इसलिए जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं उनके अंदर डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल फिल किया जाता है। समझ गए? अगर आपने कभी कैपेसिटर देखा होगा, उसको ओपन किया होगा, तो उसके अंदर आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये डेरिवेशन यहां पर कंप्लीट हुआ है। थ्योरी थोड़ी सी लिख कर आइएगा वहां पर। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन पर, जो कि बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट दोनों है। हेडिंग है हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स या कैपेसिटेंस। दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है सीरीज का, और एक पढ़ना पड़ता है हमें पैरेलल। फिर सीरीज और पैरेलल मिला के मिक्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। लेकिन उसको पढ़ देंगे नहीं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो होता है वो मिक्स्ड आप बना सकते हैं बाद में, जब आपको सीरीज और पैरेलल दोनों आ जाते हैं तो मिक्स्ड आप इजीली बना पाते हो। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन को। किसको पढ़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा दिखाई दे रहा है। एक आपने क्या लगा दिया है? पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल लगा दिया यहाँ पर, है ना। ये पोटेंशियल लगाया, इसको आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो गया? पोटेंशियल अप्लाई हुआ, ये V का पोटेंशियल,
है ना, मतलब इसको आप V पर मान लीजिए और इसको आप 0 पर मान लीजिए। ये आपका पोटेंशियल प्लस का और ये 0 का, इसलिए आपका ये V माइनस 0 जो होगा वो अगेन कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा V। ठीक, अब यहां से आपने क्या किया, पहला कैपेसिटर लगाया, दूसरा कैपेसिटर लगाया, तीसरा कैपेसिटर लगाया और तीनों कैपेसिटर के आपको कैपेसिटेंस गिवन है C1 C2 C3। आप देखेंगे कि ये जो आपने बैटरी यहां लगाई है या पावर सोर्स लगाया, ये क्या करेगा, ये चार्ज की सप्लाई करेगा, ये चार्ज क्या करेगा, इसको प्रोवाइड करेगा। पहले क्यू चार्ज किसके अंदर जाएंगे, पहले वाले कैपेसिटर के अंदर, इसको चार्ज करने के बाद क्यू चार्ज कहां पहुंचेंगे, सेकंड वाले के अंदर, सेकंड वाले को चार्ज करने के बाद क्यू चार्ज कहां पहुंचेंगे, तो थर्ड वाले के अंदर, और इनको चार्ज करने के बाद सारे चार्ज जो हैं वो आपस बैटरी को मिल जाएंगे। क्या ये क्लियर है? तो इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो ये आपका Q1 Q2 Q3 में अगर बोलूं तो सारे की सारे चार्ज, जितना Q था वो Q2 में पहुंचा, जितना Q2 था वो Q3 में पहुंचा, है ना, सभी की सभी जो है वो चार्ज सेम फ्लो हो रहे हैं। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी होता है, कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो यहां पर कांस्टेंट कौन होता है, यहां पर कांस्टेंट होते हैं चार्ज। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हमें यह बात पता है कि अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, क्या हमने पहले पढ़ा हुआ है, Q इक्वल्स टू CV, है ना। अगर मुझे हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, Q बाई C। इस वाले फॉर्मूले से Q बाई C, तो ये V बराबर Q बाई C। 1 Q लगाया पहले कैपेसिटर के लिए, V बराबर Q बाई C 2 सेकेंड कैपेसिटर के लिए, V बराबर Q बाई C थर्ड कैपेसिटर। समझ गए? तो ये हो गया। अब आपको पता है कि आपका ये जो, इसको मैं समझा देता हूं और आपको थोड़ा सा, आपने जो कैपेसिटर वगैरह लगाए हुए हैं, ठीक, तो आपने जो पोटेंशियल अप्लाई किया, कितना पोटेंशियल अप्लाई किया आपने, V पोटेंशियल, है ना, आपने जो पोटेंशियल अप्लाई किया वो कितना किया है, V। तो ये जो V है, ये V, थोड़ा V यहां ड्रॉप हुआ होगा, थोड़ा V यहां ड्रॉप हुआ होगा और थोड़ा V यहां ड्रॉप हुआ होगा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, किसको, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर 1, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर 2 और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर 3, तो क्या मेरे को वो ये मिल जाएगा V के बराबर, क्योंकि टोटल मेरी बैटरी कितने की लगी हुई है, V की, और वो V जो है वो किस किस में जा रहा है, कैपेसिटर 1, 2 और 3 में जा रहा है। तो टोटल में अगर देखूंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देखें कि हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। V1 V2 V3 की वैल्यू हमने निकाली, कितनी होती है, तो वो रहा Q1 बाई C1, Q2 बाई C2 और Q3 बाई C3। पर Q की कांस्टेंट है, Q क्या है, कांस्टेंट, तो Q को कॉमन निकाल के आप Q को यहां से हटा सकते हैं, आपके पास नेट जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा। ठीक है, 1 अपॉन C नेट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। किसका कॉम्बिनेशन चल रहा था, ये सीरीज का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये रिजल्ट आता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सीरीज में जो ये आंसर होता है या रिजल्टेंट का रेसिप्रोकल जो होता है, किसका, रिजल्टेंट का जो रेसिप्रोकल होता है, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। मतलब आपको सभी को किस तरीके से लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा 1 बाय 1 बाय 1 करके। समझ में आई? रेसिप्रोकल होता है ये, सभी इंडिविजुअल कैपेसिटर का रेसिप्रोकल। ठीक, तो ये हो गया आपका सीरीज वाला कॉम्बिनेशन। ये जो मैंने यहां पर लाइन लिख के दी है, इस तरीके की लाइन या ये जो आपका रिजल्ट आता है उसको आपको लिख कर आना ही पड़ेगा। इफ दिस विल आस्क इन योर एग्जाम। ठीक है, मतलब अगर आया तो ये लिख कर आइए, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा पूरा, ये थ्योरी वाला पोर्शन। ठीक है, ठीक। दूसरा देखें हम, दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारा पैरेलल का। किसका है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास 3 अलग अलग कैपेसिटर को आपने पैरेलली कनेक्ट कर दिया और उनके अक्रॉस एक पोटेंशियल लगा दिया या बैटरी लगा दिया, सोर्स लगा दिया। अब हमें ये बात मालूम है कि जब यहां से चार्ज सप्लाई होंगे Q, तो Q का क्या होगा, Q यहां भी डिवाइड होंगे, यहां भी डिवाइड होंगे और यहां भी डिवाइड होंगे। हमने कहा Q1 जा रहा है, Q2 जा रहा है और Q3 जा रहा है। यहां से कितना निकला था, नेट Q निकला था। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि Q1 Q2 Q3 गए और यहां से Q1 Q2 Q3 बाहर निकले और अगेन बैटरी को कितना मिल गया, Q मिल गया। तो आपकी Q1 Q2 Q3 हो गए और सभी का कैपेसिटेंस कितना हो गया, C1 C2 C3 जो आपको गिवन होगा। तो
सी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी वी। अब यहां से अगर मुझे वोल्टेज चाहिए या मुझे यहां से क्यू चाहिए, तो मैं क्या Q1 बराबर C1 V1 लिख सकता हूं पहले वाले के अक्रॉस, ठीक। Q2 बराबर कितना लिख सकता हूं, C2 V2, और Q3 के अक्रॉस कितना लिख सकता हूं, तो Q3 जो C3 V3। बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जो नेट चार्ज जो हैं वो कितना है, Q, और वो क्या है, तीनों का सम है, क्योंकि इसी को ही डिवाइड करके Q1 Q2 और Q3 बनते हैं, ठीक। Q1 Q2 Q3 की वैल्यू रखो यहाँ पर, ठीक है, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू रखो। और आप जानते हैं कि जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो कौन कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो यहाँ से V और यहाँ से V निकलकर इस V से कैंसिल आउट हो जाएगा, और सी नेट जो बनेगा वो C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन। जितने भी पैरेलल में कैपेसिटर लगे होंगे उनको आपको डायरेक्टली कैपेसिटेंस को ऐड करना है, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको लिखना है कि इट इज डायरेक्टली एल्जेब्रिक सम होता है ये, ठीक है। ये लिखा है the parallel connection the resultant capacitance is the algebraic sum of capacitance of individual capacitor, ठीक। इजी है ये डेरिवेशन, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। चांसेस भी कम होते हैं इसके आने के, लेकिन अब जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन को देखिएगा, ये है एनर्जी से, किससे है, एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी की हम यहां बात करने वाले हैं। देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। अगर ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया तो इसका न्यूमेरिकल तो जरूर मिलेगा, इतनी तो थोड़ी मुझे आशा है कि इस वाले टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल मिलने लगता है अगर आपको क्वेश्चन नहीं, ये डेरिवेशन नहीं मिला तो। चलिए, हमने मान लिया, अगेन ये मैंने आपको पूरा बना के बता दिया। कैपेसिटर ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके हैं, ये अर्थिंग वगैरह कर देते, तो हमारे पास कैपेसिटर को समझने में जैसा आप कुछ है नहीं, हम कैपेसिटर समझ चुके हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसको कहते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर की। तो यहां पर आप देखें, हमने कंसीडर किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या कंसीडर किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चार्ज कितना दिया, Q दिया। अब आप देखो, हमने जब इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दिया होगा, कितना दिया होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, तो वो dQ दिया होगा। अब हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, मैंने कल भी आपको एक डेरिवेशन में बताया था कि जो V होता है, पोटेंशियल जो होता है, इट इज dW/dQ, ठीक है भाई। जब स्मॉल चार्ज जाएंगे तो वर्क भी कितना करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि dW जो होगा वो कितना हो जाएगा, V टाइम्स ऑफ dQ हो जाएगा, V टाइम्स ऑफ dQ। तो मैंने लिखा कि आप स्मॉल चार्ज जब देते हैं तो वर्क डन कितना होता है, दी वर्क डन इन गिविंग अ स्मॉल चार्ज dQ इज dW बराबर V टाइम्स ऑफ dQ, ठीक है। ये वर्क डन हुआ। वर्क डन के बाद हम देखते हैं आगे कि हमें ये बात पता है Q बराबर CV और V बराबर Q/C, V बराबर Q/C। तो जो आपने dW निकाला था, dW कितना था, dW था Q इंटू dV, dW कितना था, Q इंटू dV। एक सेकेंड है, ठीक। यहां से आप क्या निकाल सकते थे, आप यहां से निकाल सकते थे dV बराबर dW, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया थोड़ा सा। ये यहां से हो जाएगा आपका V इंटू DQ, क्या हो जाएगा, V इंटू DQ। अब V की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, तो ये dW बराबर हो जाएगा Q/C इंटू DQ। अब ये स्मॉल वर्क डन था, ये क्या था, स्मॉल वर्क डन। क्यों, क्योंकि आपने चार्ज भी जो है वो स्मॉल दिए थे। अगर मुझे यहां पर Q चार्ज देना है, कहां से कितने चार्ज देना है, Q, तो पहले तो कैपेसिटर को जीरो एनर्जी पे मानो, मतलब कोई चार्ज नहीं है। अब उसके बाद आपने उसके अंदर चार्ज देना स्टार्ट किया, तो आप इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन। आप इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन। कहां से, जीरो से शुरू करके और कहां तक, तो Q तक, ठीक है। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये 0 से Q तक इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन आपको करते आता होगा, अदरवाइज मैंने पहले ऑलरेडी इंटीग्रेशन वाला एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। आप जाकर वहां पर सर्च कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना। तो वहां से आप इंटीग्रेशन जानते होंगे। आप इसको इंटीग्रेट जब करेंगे Q/C को, तो C इज कॉन्स्टेंट, तो 1/C बाहर आ गया, और आपका ये बना Q²/2, और फिर जब आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास ये आएगा W बराबर हाफ Q² C/C, Q²/C। अब आप जानते हैं
कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के बराबर होती है। वो किसके बराबर होती है, वर्क डन। द वर्क डन ऑन द चार्ज इज स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर एज पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो बस आप क्या लिखेंगे, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर एंड डी, ये जो W निकला है क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। और आप यहां से बहुत सारी वैल्यूज चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो आपका C बराबर क्यू बाई वी होता है, Q बराबर सी वी होता है, तो इस Q की वैल्यू यहां रख दिया आपने। Q की वैल्यू यहां रखोगे तो ये सी वी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। C की वैल्यू वापस यहां रख दोगे आप तो ये आपका बन जाएगा हाफ क्यू वी। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म है ये और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप यहां तक भी अगर डिराइव करके आते हैं यहां तक भी, तो भी आपका ये करेक्ट माने जाएगा। ये भी डिराइव करोगे चलेगा, ये भी डिराइव करोगे चलेगा। ठीक, तो ये आपके डेरिवेशन हैं। डेरिवेशन है चैप्टर 2 के, किसके हैं ये, चैप्टर 2 के। और ये डेरिवेशन यहां पर होते हैं कंप्लीट। ये डेरिवेशन आपके क्या हो गया, कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इतने आपको यहां पर डेरिवेशन करना है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारे अगले डेरिवेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप इनको देखते रहिए। आप अपने डेरिवेशन की प्रैक्टिस के लिए इनकी पीडीएफ जो है, आपको अगर यहाँ से डायरेक्ट नोट्स नहीं बनाना, आप केवल वीडियो देख लीजिए, आपको वो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको मैंने कहा है कि वो व्हाट्सएप पे भी आपका एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मैंने शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा, जहां से आप इनको डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।